नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मोदी हुकूमत जमहूरियत को ख़त्म करके समाजी अदम मसावत को बढ़ावा दे रही है। गुजरात में कांग्रेस कारकुनों से खड़गे का खिताब। मौजूदा हालात को करार दिया जमहूरियत के लिए ख़तरनाक। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ जमीयतुल उलमा की अर्जी पर 16 अप्रैल को होगी समाअत। मौलाना अरशद मदनी का खैर मकदम, कहा हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी करके 6% किया। कर्ज होंगे सस्ते। मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मास्टरमाइंड तहूर राना को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। खुसूसी तैयारी से आज देर रात लाया जाएगा हिंदुस्तान। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क में आमिरियत चल रही है और मुल्क के असासे कुछ मखसूस सनतकारों के हवाले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। कांग्रेस इजलास के आखिरी दिन आज गुजरात के अहमदाबाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए नुमाइंदों से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि मुल्क में आम लोगों पर जुल्म हो रहा है, अपोजिशन को सताया जा रहा है, दलितों के दाखिले के बाद गंगा जल छिड़क कर मंदिरों को पाक किया जा रहा है और जिस तरह आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। कबायलियों को मुल्क का असल बाशिंदा करार देते हुए इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें वनवासी कह रहे हैं और एक नया लफ्ज़ देकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों के खिलाफ मजालिम के वाक़यात तवातुर से होते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मीडिया इसको नज़रअंदाज करता है, क्योंकि अगर ऐसे वाक़यात दिखाए गए तो मालिकान को जेल की सज़ा हो सकती है। कांग्रेस के अक़लियती रहनुमा और रुकने राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी पुरजोश तकरीर के दौरान कहा कि बीजेपी एक आंधी बनना चाहती है, मगर उसे ये याद रखना चाहिए कि जीत कभी भी गोडसे की नहीं हो सकती। बाबा कौम महात्मा गांधी ने प्यार का, मोहब्बत का, आश्ती का दौर दिया और जीत उसी की होगी। गांधी की सरजमीन अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से आखिरी दिन इमरान प्रतापगढ़ी का कहना था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, राहुल गांधी ने आज इन कदमों से अपने कदम मिला लिए हैं और यकीनन सच की जीत होगी। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत के एक एक छोर से, एक एक राज्य से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपकी ऊर्जा को सलाम करता हूं और मैं आज जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जा करके मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है और इस जो कार्यक्रम का नाम है वो न्याय पथ है। न्याय पथ यानी कि इंसाफ का रास्ता, और उस इंसाफ के रास्ते पर अपने अतीत की विरासत को संभाल करके, संजो करके लेके चलता हुआ एक ऐसा न्याय का योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं गुजरात में खड़ा हूं, जो महात्मा गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बस आपसे यह कहना चाहता हूं, ये जो न्याय का पथ है, हम सब इस न्याय के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हैं। हमारा समर्पण इस न्याय के पथ के लिए है, हमारा संघर्ष इस न्याय के पथ के लिए है। मेरे भाई शशि थरूर जी बोल रहे थे, सचिन पायलट जी ने बोला, हमारी बहन गेनी बहन ने बोला, उसके बाद इमरान बोल रहा है। इन चार नामों में ही आप ये पाएंगे कि उत्तर से लेकर के, दक्षिण से लेकर के, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक
कांग्रेस यही तो है, कांग्रेस यही तो है, देश को समेटने और एकजुट करने का नाम कांग्रेस है। इससे कबल कांग्रेसी अरकान ने महात्मा गांधी के आश्रम पहुंचकर मुल्क में अमन और शांति के लिए एक इज्तिमाई प्रार्थना का एहतमाम किया और फाशिस्ट ताकतों को शिकस्त फाश के लिए दुआएं की। इस मौके पर सदर कांग्रेस खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन मौजूद थे, जबकि मुल्क भर से आए हुए कांग्रेसी अरकान की एक बड़ी तादाद ने भी इस सभा में शिरकत की। मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिस पर 16 अप्रैल को समाअत होगी। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से पेश होते हुए मारूफ सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने CJI संजीव खन्ना से इस मामले की फौरी समाअत की गुजारिश की थी। CJI ने कपिल सिब्बल को यकीन दिलाया था कि बहुत जल्द इसकी तारीख तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फजील अयूबी को दी गई जानकारी के मुताबिक मौलाना अरशद मदनी की जानिब से दाखिल की गई अर्जी पर 16 अप्रैल को समाअत होगी। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अदालत की जानिब से समाअत की तारीख मुखर किए जाने को एक हौसला अफजा पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि हमें कामिल यकीन है कि इस मामले में हमें अदालत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस कानून की बहुत सी दफ़ात न सिर्फ मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि इससे शहरियों की बुनियादी और मजहबी हुकूक़ की भी खिलाफ वर्जी होती है। मौलाना मदनी के मुताबिक इस कानून की मंजूरी के बाद से मुल्क के तमाम मुसलमानों में काफ़ी तशवीश और गम व गुस्सा का माहौल पाया जाता है। जिस तरह अपोजिशन की तजावीज़ और एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए जबरन ये कानून नाफिज किया गया है, इससे एक संगीन अंदेशा पैदा हो गया है कि अब वक्फ की इमलाक के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की जा सकती है, बल्कि इस कानून की आड़ में मुसलमानों को उनके तारीख़ी मजहबी विरसे से भी महरूम किया जा सकता है। मणिपुर में वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हज़ारों मुसलमानों ने वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर एक जुलूस निकाला गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वक्फ के नए कानून से फौरी तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। However, we gather here in Kwakta public ground to protest against Waqf Amendment Act 2025. This is one particular act based on religious rights of Muslims, and we Muslims are the first one to have such kind of bill or the act all over India. After that, different religions have demanded and have their own rights and acts. However, under this BJP government, a bill has been passed and converted into act which we oppose. Tooth and nail, we oppose this bill, and this bill should not be implemented in a country like India, where every religion have their own different colors and rights. So in a country like India, where democracy has been implemented since independence and where republic rights has been to all the citizens of the country, we oppose this bill tooth and nail, and this bill should be revoked by the government of India. So from where you started, who are the participants group? The participants are the civilians from Kwakta, as well as the civil organization of Kwakta village and surrounding villages. Not just Kwakta, the Muslim populations or the Pangal people residing in Manipur, they have come and supported us for this cause. From where you have started your rally? Our rally has started from Kwakta public ground, and we passed through all the roads of Kwakta village, where we have already traveled more than 3 kilometers, and we finally reached this destination again. In this particular amendment bill, what are the core issues that you have objected? The core issues is they are trying to grasp the rights of the Muslim communities. Not just that, the participants of this Waqf board, they try to intrude some non-Muslims. That was what we don't want. Not just that, these Waqf properties are the properties that are already for charity purpose, for the development of the community, for masjid, mosques, kabristan, and all those medical and educational facilities meant for minority Muslims. But the participation of non-Muslims in this particular board may harm our objectives. That's why we oppose this bill. Not just that, this
all the properties under Waqf, these are all from charities from different Muslim sections since our prophets, we have to say, and during Mughal period, not just that after independence also there are lots of Waqf land or areas where it has been given for this purpose. But this introduction of this amendment in this Waqf board will surely harm the objectives of this Waqf board. That's why we oppose. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नौकर महामंत्र दिवस की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए मोदी ने 12 लाख इनकम टैक्स का तज़किरा किया और दावा किया कि हुकूमत मुल्की मईशत को एक नया इस्तेहकाम देने जा रही है। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। ये बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी और आप लोगों को तो ज्यादा गर्व होना चाहिए, लेकिन आपका पूरा ध्यान 12 लाख रुपया इनकम टैक्स मुक्ति इस पर गया हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रवां माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में अहम फैसला लेते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इस कमी के बाद रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% पर आ गया है। ये मुसलसिल दूसरा मौका है जब आरबीआई ने शराय सूद पर कमी की है। इससे कबल फरवरी में भी इतनी ही कटौती की गई थी। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 7 से 9 अप्रैल तक चलने वाली मीटिंग के बाद इस फैसले का ऐलान किया। माहिरीन के मुताबिक रेपो रेट में कमी से आम लोगों और कारोबारी इदारों को सस्ते कर्ज दस्तियाब हो सकेंगे। ख्याल रहे कि रेपो रेट वो शराय सूद है जिस पर आरबीआई बैंकों को खलील मुद्दती कर्ज देता है, वो भी हुकूमत के सिक्योरिटीज़ के अवस। इस शरह में कमी या इजाफा करके आरबीआई इफरात ज़र और मार्केट में पैसे की दस्तियाबी को कंट्रोल करता है। 1 में से मुल्क की हर साल एक रियासत में सिर्फ एक रीजनल रूरल बैंक होगा। इस तजवीज़ को नाफिज करने के लिए वज़ारत ख़जाना ने 11 रियासतों में 15 इलाकाई देही बैंकों के इंज़माम के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क के जिन 11 रियासतों के इलाकाई देही बैंकों को इंज़माम किया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। इलाकाई देही बैंकों के इंज़माम का ये चौथा मरहला होगा, जिसके मुकम्मल होते ही आरबीआई की मौजूदा तादाद 43 से कम होकर 28 रह जाएगी। इस तरह एक रियासत एक आरआरबी का हदफ हासिल हो जाएगा। साल 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के अहम मास्टरमाइंड पाकिस्तानी नज़ात तहूर राना को बिलाखिर अमेरिका से हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहूर राना को खुसूसी तैयारी के जरिए हवाले किया गया है और इस तैयारी के 4 शंबे की देर रात तक हिंदुस्तान पहुंचने का इम्कान है। ताहम अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि तैयारा कहां लैंड करेगा और राना को कहां रखा जाएगा। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल पर काम करना शुरू कर दिया है। ये बंदरगाह एक तारीखी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तैयार की गई है। अडानी पोर्ट्स की क़यादत में एक कंसोर्शियम के सेस जरिए चलाया जाता है। 35 साला बीओटी माहदे के तहत श्रीलंका के सरकर्दा ग्रुप जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी और श्रीलंकन पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ अडानी पोर्ट्स और सीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट $800 मिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। दिल्ली में तालीम एक मसला बनती जा रही है। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल्स का रवैया इंतहाई आमराना होता जा रहा है। फ़ीस भरने के बावजूद तुलबा के मुख्तलिफ मामलात में फ़ीस दाखिल करने का हुक्म जारी करते हुए उन्हें हिरासा किया जा रहा है। स्कूल के रवैये से परेशान औलिया तुलबा ने स्कूल के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया और दिल्ली के बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया है कि खानगी स्कूल्स की मनमानी पर नज़र रखी जाए और बच्चों को हिरासा करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 25 दिन से स्कूल हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट कर लेता है, क्लास अटेंड नहीं करने देता, मंडे वीकली एग्जाम्स नहीं देने दे रहा है, 10th की स्पेशल क्लास हुई उनको अटेंड नहीं करने दे रहा है, उनको लाइब्रेरी में अरेस्ट कर देते हैं। उनको अगर वॉशरूम भी जाना है तो स्टाफ के सुपरविजन में ही जा सकता है। लाइब्रेरी में भी बैठ के वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से बात नहीं करने दी जाती है। साथ ही साथ अगर कोई भी वजह हो, कानून और लॉ ये कहता है कि बच्चों के साथ आप कोई भी ऐसे हथकंडे नहीं अपना सकते।
लेकिन स्कूल प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट मनमानी फीस वसूलने के लिए बच्चों के हथकंडा बना रहा है, अभिभावकों को ब्लैकमेल करने के लिए। मेरा जो पोता है वो घर आता है, वो बड़े अजीब ढंग से स्कूल की हरकतों के बारे में बताता है, और जब उसको ग्रुप में कोई सूचना नहीं मिलती, शेयर नहीं मिलता है, तो वो कहता है वो माँ बाप को दोष देता है, जबकि हमने डी की अप्रूव फीस भर दी है, सब भर दिया है, और उसके बाद लोकतांत्रिक और जो संविधान का हमारा हक है, उस संविधान के हक के अनुसार हमने फीस भर दी है। और शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार है, शिक्षा के मूलभूत अधिकार से ये डीपीएस उसको वंचित कर रहा है, जबकि उसकी फीस भरी जा रही है और डी के आदेशों का भी उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इसका सरासर बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, और वो घर आके भी पेरेंट्स के साथ इस प्रकार का मतलब इल फील करते हैं, और उनकी मतलब नाजुक स्थिति हो जाती है कि पेरेंट्स की भी नाजुक स्थिति हो जाती है कि अब बच्चों को क्या जवाब दें। मेरे दोनों बच्चे प्रमोट हो गए हैं, बट उनको सेक्शन अलॉट नहीं किया गया है। अभी भी हम जाते हैं तो वहाँ सेक्शन उनका नहीं दिखता है, और तो मेरे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके साथ स्कूल किसी से मिलता नहीं है। मैंने डीई के माध्यम से हमें नॉमिनेट भी किया गया था कि आप जाके मिलेंगे, प्रिंसिपल ने मना कर दिया, बोला कि जब तक हम मैनेजमेंट से बात नहीं करेंगे हम किसी भी पेरेंट से बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है। आज के डेट में 19-20 बच्चों को ये लाइब्रेरी में अरेस्ट करके बैठे हैं, और ये लाइब्रेरी अरेस्ट इज जेल। अब सीधी बात करें कि ये जेल है, जेल में बच्चों को डाला गया है। मेरे बच्चों को बहुत परेशान करा जा रहा है। जब देखो लाइब्रेरी अलग से उन बच्चों का नाम हटा के उनको डिफॉल्टर बोलते हैं। क्लास में भी सीधा यही बोला जाता है, डिफॉल्टर बच्चे खड़े हो जाओ। लाइब्रेरी में बैठे होते हैं तो उनको वॉशरूम से पूरे दिन में एक ही बार वॉशरूम जा सकते हैं, चाहे वो गर्ल है या बॉय है। 9th क्लास का बच्चा टीनेजर है, उसको वॉशरूम जाने की कभी भी जा सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है। वो गर्ल है, स्कूल की व्हाइट ड्रेस है, लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं, उससे स्कूल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बात करिए, हमने स्कूल का क्या एजुकेशन का जो भी मंदिर है, जिनको ये मंदिर कहते हैं, क्या फायदा। मोदी जी स्कूल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पर यहाँ आके हमारे बच्चों के लाइब्रेरी में बैठ के उनसे चर्चा करें ना, उनके ऊपर बीत क्या रही है। अभी 4 अप्रैल को यहाँ पे डीओई का एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, सुना काफी ऑफिसर्स आए थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने आकर किया क्या। उनके आने के बावजूद भी डीपीएस अपनी तानाशाही पे उतर रखा है। उन्होंने बच्चों के साथ व्यवस्था की है, और अब बच्चे हम पे से भरोसा उठ गया उनका। अगर ऐसी कंडीशन में डीपीएस बच्चों को ला रहा है तो इसे स्कूल कहना भी गलत है। बच्चों के अंदर उन्होंने ऐसा वो भर दिया है कि वो स्कूल आने से कतराते हैं, जबकि हम पूरी फीस पे करें, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहे, पूरी फीस पे कर रहे हैं यहाँ पर, फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात, डीपीएस को अगर बात करनी है तो हमसे आके बात करें। हमारे बच्चे उनके सामने सर उठा के बात नहीं कर पाते हैं। वो लोग उनकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, इसके बावजूद वो लोग उन्हें लाइब्रेरी में बिठाते हैं। वो मासूम है, इनोसेंट है, वो उनके सामने सर उठा नहीं सकते, तो बोलेंगे क्या। हम जवाब देने के लिए तैयार है, हमसे आके बात करें। और मैं ये डीओई अपने डायरेक्टर इनसे पूछना चाहती हूँ कि वो लोग आके किया क्या उन्होंने आकर। बच्चों को इतना विश्वास जागया था कि हाँ अब कुछ होगा, हमें भी विश्वास जागा था कि कुछ होगा। हुआ क्या वो सिर्फ एक एक्ट था, क्या एक ड्रामा था? अगर वो ड्रामा नहीं था, अगर वो सच था, तो शायद आज मैं यहाँ फिर दोबारा खड़ी नहीं होती। इतने सारे पेरेंट्स जो अपना सारा काम छोड़कर, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके खड़े हो रहे बार बार, मजाक है। आप लोग अपनी गद्दियों पर बैठ के कर क्या रहे हैं? नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोदी हुकूमत जमहूरियत को खत्म करके समाजी अदम मसावत को बढ़ावा दे रही है। गुजरात में कांग्रेस कारकुनों से खड़गे का खिताब, मौजूदा हालात को करार दिया जमहूरियत के लिए खतरनाक। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ जमीयतुल उलमा की अर्जी पर 16 अप्रैल को होगी समाअत। मौलाना अरशद मदनी का खैर मकदम, कहा हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी करके 6% किया। कर्ज होंगे सस्ते। मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मास्टरमाइंड तहूर राना को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। खुसूसी तैयारी से आज देर रात लाया जाएगा हिंदुस्तान। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।